वो एक भयानक जंगल था। चारों तरफ रात का काला सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जंगल के एक शमशान में एक साधु लकड़ियां जलाकर सामने बैठा हुआ तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। तभी एक घुड़सवार वहां पर आ पहुंचा। उस घुड़सवार ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। साधु को देखकर घुड़सवार घोड़े से उतरकर साधु के ठीक सामने आकर बैठ गया। साधु उसकी ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोला, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इतना बोलकर उस घुड़सवार ने एक तलवार जो कि रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी, साधु के सामने रखते हुए बोला, ये देखो, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी इतनी मेहनत का क्या अर्थ निकला। मैंने कितने मुश्किल से ये तलवार हासिल की थी और आखिर ये तलवार कब काम आएगी। मैं कब इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा। अरे मूर्ख, तुझे मैंने इससे पहले भी बताया था कि यह तलवार इस पृथ्वी पर साधारण है और यह साधारण से असाधारण तभी बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मेरी पत्नी से अभी तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते। ध्यान से सुन, नियम के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा और तू जानता है कि वह ऐसा क्यों है। काली अमावस की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी और अपनी पुत्री की बलि इसी शमशान में आकर देनी होगी। तेरी पत्नी और तेरी पुत्री का रक्त इस तलवार पर लगाया जाएगा और फिर इस तलवार को तेरे पुत्र के हाथों में देना होगा, जिससे वो तलवार हीरे की किरणों की तरह चमकने लगेगी। उसके जगमगाते ही तुझे इस तलवार से ही अपने ही पुत्र की बलि चढ़ानी होगी और बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे इस तलवार पर लगे रक्त को अपने माथे पर लगाना होगा। उसके बाद तुझे इस संसार का शक्तिशाली इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता और तेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि तेरे शरीर पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों साल जीवित रहेगा। लेकिन हाँ, पहले तुझे अपने पुत्र का इंतज़ार करना होगा, समझा? अब तू यहाँ से जा सकता है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। साधु की यह बात सुनकर घुड़सवार तलवार लेकर दोबारा अपने घोड़े पर बैठकर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद मगध का राजा राजा चंद्रगुप्त अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा चंद्रगुप्त से बोली, महाराज की जय हो। महाराज, आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा। बोलो। महाराज, आपकी पत्नी महारानी नैना देवी गर्भ से है। यह सुनकर राजा चंद्रगुप्त प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपने गले से एक कीमती सोने का हार निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा चंद्रगुप्त अब अपने मंत्री राम सिंह से बोला, हा, वाह, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे हमें इस समय का इंतज़ार कितने वर्षों से था। मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य का राजकुमार आ ही गया। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई जाए। सही कह रहे हैं महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक जो दूसरे राज्यों के राजा पुत्र न होने की वजह से आपका मजाक उड़ाते थे, उन सब के मुंह बंद हो गए हैं। तभी वहां बैठे राजगुरु राजा चंद्रगुप्त की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपने पुत्र के लिए कई वर्षों तक इंतज़ार किया। मुझे लगता है कि आपको यह खुशी प्रजा में बांटनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं राजगुरु। तो प्रजा में ऐलान करा दीजिए कि हम बहुत खुश हैं और हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन्हें अपने हाथों से इतना धन देंगे कि उनके साथ पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे खुशी की बात है, इतना तो बनता है। चलिए, हम तनिक नैना देवी से मिलकर आते हैं।
इतना बोलकर राजा चंद्रगुप्त वहां से उठकर सीधे अपनी पत्नी रानी नैना देवी के कक्ष में पहुंच गया और बोला, नैना देवी, कहाँ है आप? महारानी, आपने हमें यह खुशखबरी देकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने खुश हैं, कितने ज़्यादा खुश। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पुत्र हो। चिंता ना करो नैना देवी, मुझे विश्वास है कि हमारा पुत्र ही होगा। तभी राजा चंद्रगुप्त के कक्ष में राजगुरु आकर बोले, महाराज, मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पता लगा लिया है कि महारानी का पुत्र का योग ही बन गया है। यह सुनकर राजा चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी राजा चंद्रगुप्त इधर उधर देखते हुए बोला, हमारी पुत्री नहीं दिखाई दे रही। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका एक भाई इस संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी जी? महाराज, आपको तो पता ही है कि आपकी पुत्री राजकुमारी चारुमती को शिकार का कितना शौक है। वह इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही है। राजगुरु की बात सुनकर राजा चंद्रगुप्त तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा चंद्रगुप्त ने देखा कि उनकी पुत्री 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता राजा चंद्रगुप्त को देखकर राजकुमारी चारुमती मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी चारुमती। अरे बात ही कुछ ऐसी है, मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ गर्भ से है और राजगुरु बता रहे थे कि पुत्र का योग बन रहा है। राजकुमारी, बहुत जल्द इस संसार में तुम्हारा भाई आने वाला है। अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और हमने महल में एक समारोह भी रखा है। आसपास के राज्यों के राजाओं को भी पता चलना चाहिए कि इस राज्य का राजकुमार आने वाला है। समारोह में तुम्हारा उपस्थित होना अति आवश्यक है, ठीक है? यह तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, आप काफी वर्षों से पुत्र होने का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ, शाम तक या कल तक लौट आऊंगी। राजकुमारी चारुमती मुस्कुराती हुई दोनों सैनिकों के साथ वहां से सीधा जंगल की ओर चली गई। राजकुमारी अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरकर अपने दोनों सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई मगर हमें एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। घोड़े भी बुरी तरह से थक चुके हैं, कुछ देर यहीं आराम करते हैं। दोनों सैनिक राजकुमारी के साथ खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमारी की ओर देखकर बोला, राजकुमारी जी, हम आपको काफ़ी देर से सूचित करना चाह रहे थे, परंतु आप शिकार करने में इतनी व्यस्त थी कि आप हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाई। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल में काफ़ी अंदर तक निकल आए हैं, जो कि हमें नहीं आना चाहिए था। दोनों सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी चारुमती के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, मैं रास्ता तलाश लूंगी, परंतु मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो आसपास यहाँ पर कोई तालाब है या नहीं। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब आवाजों का शोर उत्पन्न हो उठा। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह डर गए। राजकुमारी जी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। राजकुमारी जी, क्या आप इन आवाज़ों को सुन रही हैं? मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है कि जंगल में जिस हिस्से से ऐसी आवाज़ें आती है वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। उस दुनिया के वासी इंसानों के दुश्मन हैं, दुश्मन। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी चारुमती क्रोधित हुई बोली, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो उल्टी सीधी बात कर रहे हो। मेरा आदेश है, जाओ जाकर तालाब को तलाश करो। राजकुमारी जी, अगर यहाँ आसपास तालाब है फिर तो राजगुरु की बात बिल्कुल सत्य है। और वह कैसे? क्योंकि राजगुरु बता रहे थे कि जंगल के जिस हिस्से से डरावनी आवाज़ आती है वहाँ पर एक तालाब भी है जो कि शापित है। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी बोली,
तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमारी चारुमती वहाँ से चली गई और तालाब को ढूंढने लगी। दोनों सैनिक ना चाहते हुए भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजकुमारी की नज़र दूर एक तालाब पर पड़ी जिसका पानी सफ़ेद रंग की किरणों से चमक रहा था। राजकुमारी तुरंत तालाब के नज़दीक पहुंच गई। राजकुमारी चारुमती उस तालाब का पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, निवेदन है आपसे, उस तालाब का पानी मत पीजिए, वो शापित है। मैंने राजगुरु की ज़ुबान से सुना है कि जो भी शापित तालाब का पानी पीता है उसकी मौत निश्चित है। राजकुमारी गुस्से से सैनिक की ओर देखकर बोली, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है और ऊपर से तुम्हारी बकवास मेरे दिमाग को खराब कर रही है। इतना बोलकर राजकुमारी उस तालाब के पानी को पीने लगी। तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाकर राजकुमारी चारुमती दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर तुम दोनों को भी प्यास लगी है तो तालाब का पानी पी सकते हो। तभी वहां पर अजीब तूफान आ गया। दोनों सैनिक राजकुमारी की आंखों के सामने हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। उनकी गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। तभी राजकुमार चारुमती के कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज टकराई। यह क्या हो रहा है? अचानक तूफान आया और मेरे दोनों सैनिकों को हवा में उड़ाकर गायब हो गए और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ये स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? राजकुमारी उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में राजकुमारी के कदम एक घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। राजकुमारी चारुमती ने देखा कि एक लड़की उसके ही जैसे कपड़े पहने हुए घुटनों के बल अपना मुंह छुपाए रो रही थी। कौन हो तुम? और क्यों रो रही हो? अचानक वह स्त्री उठकर खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा ही रूप हूँ चारुमती। यह बात और है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। कुछ समय बाद तुम्हें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमारी चारुमती गहरी सोच में डूबती हुई किसी सम्मोहित अवस्था में अपनी हमशक्ल चारुमती के साथ तालाब के किनारे चली गई। अचानक उसकी हमशक्ल चारुमती ने राजकुमारी चारुमती को धक्का दे दिया। राजकुमारी चारुमती तालाब में डूब गई। तालाब में डूबते ही उसकी हमशक्ल चारुमती के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। राजकुमारी चारुमती की हमशक्ल घोड़े पर बैठकर सीधे मगध राज्य की ओर राजा चंद्रगुप्त के महल में चली गई। राजा चंद्रगुप्त चारुमती को देखकर चौंककर बोले, तुम तो 2 सैनिकों के साथ गई थी ना, वो कहाँ है? कोई बात नहीं राजकुमारी, चलिए समारोह प्रारंभ होने वाला है। परंतु मैं बहुत थकी हुई हूँ पिताजी, मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर राजकुमारी चारुमती वहां से चली गई। चारुमती के इस व्यवहार को देखकर राजा चंद्रगुप्त चौंकता हुआ अपनी पत्नी नैना देवी से बोला, महारानी, तुम्हें चारुमती का व्यवहार अजीब नहीं लगता? हो सकता है वह वास्तव में थकी चुकी हो, उसे आराम करने दीजिए। समय ऐसे ही बीतने लगा। चारुमती की हमशक्ल दिन भर अपने कक्ष में ही रहती। कुछ समय बाद रानी नैना देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के होने पर राजा चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राजा चंद्रगुप्त का पुत्र अब 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त अपनी पत्नी नैना देवी से बोला, नैना देवी, अब चलने की तैयारी करो। लेकिन कहाँ? मैंने आपसे एक बात छुपाई थी नैना देवी। कौन सी बात? बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं एक जंगल में गया। उस जंगल में मुझे एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की कि वह ईश्वर से प्रार्थना करे कि मेरा पुत्र हो, और उस साधु बाबा ने मुझे कहा कि कुछ समय बाद तेरा पुत्र होगा।
जो कि वास्तव में पुत्र हुआ। मगर उस साधु बाबा ने यह भी कहा कि जब मेरा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो मुझे अपने परिवार सहित उनसे मिलने आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे परिवार और मेरे राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस साधु से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, परंतु आपको अपनी पुत्री राजकुमारी चारुमती से भी बातचीत करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले वह शिकार पर गई थी। उसके लौटने के बाद वह ना तो किसी से ठीक से बात करती है और ना ही अब वह पहले की तरह हंसती बोलती है, बस अपने कक्ष में ही रहती है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसी समय उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए मनाता हूँ। तब तक तुम तैयारी करो, और हमारे साथ सैनिक नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे। इतना बोलकर राजा चंद्रगुप्त सीधा अपनी पुत्री राजकुमारी चारुमती के कक्ष में चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार और मेरे राज्य पर किसी भी तरह की विपत्ति आए। राजा चंद्रगुप्त की बात सुनकर राजकुमारी चारुमती की हमशक्ल रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है पिताजी, बल्कि मुझे तो खुशी है। कुछ घंटे बाद राजा चंद्रगुप्त रात के समय अपने पुत्र, पत्नी और चारुमती के साथ एक भयावह जंगल की ओर निकल जाता है और कुछ समय में ही एक भयानक जंगल के एक शमशान में खड़ा हो जाता है। उस सन्नाटे भरे शमशान को देखकर नैना देवी अपने पति राजा चंद्रगुप्त की ओर देखकर बोली, क्या साधु महाराज वास्तव में यही रहते हैं? यहाँ तो जंगल और शमशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए ना, यहाँ तो एक अजीब सी मनुष्यत हुई है। रानी नैना देवी ने इतना कहा ही था कि तभी एक साधु अचानक से वहां पर आ थमका और राजा चंद्रगुप्त की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मुझे तेरा ही इंतजार था, आखिरकार तू आ ही गया। अरे साधु महाराज, आपसे कहीं ज्यादा तो मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजकुमार चंद्रगुप्त राक्षसों के अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी उसकी पत्नी रुक्मणी और राजकुमार को भी अजीब लगने लगी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? आपका इस तरह का हंसना का अंदाज मैंने कभी नहीं देखा। तभी राजा चंद्रगुप्त क्रोधित होकर अपनी पत्नी और रानी नैना देवी से बोला, मूर्ख, इस साधु को देख रही हो ना, ये कोई साधु वाधु नहीं है। साधु के भेष में एक तांत्रिक है। मैं यहाँ पर तुम्हें किसी साधु से मिलवाने नहीं लाया, बल्कि तुम्हारी चारुमती और राजकुमार की बलि देने के लिए लाया हूँ। तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एक पिता अपने पुत्र की बलि दे सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों नहीं दे सकता? अगर किसी के सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का जुनून सवार हो तो जरूर दे सकता है। दरअसल राजा चंद्रगुप्त वही घुड़सवार था जो कुछ वर्ष पहले साधु से रात के समय मिलने आया था। तभी वह साधु रहस्यमय अंदाज में हंसते हुए रानी नैना देवी से बोला, रानी नैना देवी, शायद आप नहीं जानती कि आप इस पृथ्वी की नहीं है और ना ही आपकी पुत्री चारुमती इस पृथ्वी की है। वर्षों पहले राजा चंद्रगुप्त आप दोनों को पाताल लोक से उठाकर लाया था, और उस पाताल लोक का द्वार कहाँ है सिर्फ मैं जानता हूँ। तभी राजा चंद्रगुप्त ने वो तलवार रानी रुक्मणी को दिखाते हुए बोला, केवल इस तलवार के लिए जो तुम्हारे पहले पति पाताल लोक के राजा की थी, जिसे मैं मारकर उसके पास से ये तलवार छीन कर लाया। उस वक्त तुम्हारी पुत्री राजकुमारी चारुमती केवल 1 वर्ष की थी। मैं तुम दोनों को बेहोश करके तालाब में खुले उस जादुई रास्ते के द्वारा बाहर लेकर आया, और तांत्रिक ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। मुझे लगता था कि केवल तुम दोनों की बलि की आवश्यकता होगी, परंतु तांत्रिक ने मुझे बताया कि बलि तभी सफल होगी जब मेरा तुमसे एक पुत्र भी होगा, जो कि हो चुका है। मैं तो इस बच्चे के 5 वर्ष का होने का इंतजार कर रहा था। तभी साधु ने एक मंत्र युक्त सिंदूर रानी नैना देवी और हम शक्ल चारुमती के मुंह पर फेंक दिया। ऐसा करते ही नैना देवी को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ।
अचानक वो चीखती हुई बोली, मुझे सब याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी। मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरे दोनों पुत्रियां बहुत छोटी थी। यह सुनकर तो तांत्रिक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। उसने राजा चंद्रगुप्त से कहा, क्या? अरे, तुमने तो कहा था कि वहां पर तुम्हें केवल एक ही पुत्री मिली। यह क्या बोल रही है? ये झूठ बोल रही है। मुझे वहाँ पर एक ही कन्या मिली थी, राजकुमारी चारुमती, जिसे मैं यहाँ उठा लाया। रानी चारुमती की हमशक्ल हंसती हुई उन सब की ओर देखकर बोली, तुम दोनों पाताल लोक के वासियों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। चारुमती की हमशक्ल ने हाथ उठाया और उसके वहां काला धुआं ही धुआं हो गया। उन सब ने अपने आप को उसी तालाब के किनारे पाया जिस तालाब का पानी राजकुमारी चारुमती ने पिया था। अपने आप को तालाब के पास देखा। साधु आश्चर्य राजकुमार चंद्रगुप्त से बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो वही तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। तभी चारुमती की हमशक्ल हंसती हुई बोली, हाँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से। क्योंकि तुम्हारे सामने जो चारुमती खड़ी हुई है वो तुम्हारी वो राजकुमारी चारुमती नहीं है जिसकी परवरिश तुमने की है। मेरी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुम एक बात से चूक गए राजा चंद्रगुप्त। तुमने मेरे पिता को मारकर उनकी और मेरी माँ और छोटी बहन को यहाँ पर ले आए, परंतु तुम नहीं जानते थे कि मेरी माँ की तो जुड़वा बेटियां थी। माँ और पिताजी के जाने के बाद मेरी परवरिश पाताल लोक के मंत्री ने की और उसी ने मुझे बताया कि किस तरह से इंसानों ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और अब समय आ गया है। इतना बोलकर चारुमती ने बड़ी फुर्ती से साधु और राजा चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। वे दोनों तालाब के अंदर गिर गए। अगले ही पल रानी रुक्मणी और चारुमती की हमशक्ल ने भी तालाब के अंदर छलांग लगा दी। उन सब ने अपने आप को एक महल में पाया और उसमें से दूसरी चारुमती निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमारी चारुमती अपने पिता की ओर देखकर घृणा भरे शब्दों में बोली, जब मुझे मेरी हमशक्ल ने तालाब में धक्का दिया तब मुझे लगा कि शायद यह मेरे शत्रुओं की कोई योजना है, मगर मैंने स्वयं को पाताल लोक में पाया और वहाँ मुझे यह पता लगा कि मैं पृथ्वी की नहीं बल्कि पाताल लोक की वासी हूँ और किस तरह से मुझे मेरे पिता के हत्यारों ने अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। नैना देवी की आंखों से आग निकलने लगी और साधु और राजा चंद्रगुप्त जलकर राख हो गए। चारुमती की हमशक्ल बहन अपनी माँ नैना देवी से बोली, अब राजकुमार का क्या करेंगे? हम पृथ्वी वासियों की तरह नहीं हैं। यह मेरा ही बेटा है और यह पाताल लोक का राजा बनेगा। यह पाताल लोक के राजा अपने पिता की जगह लेगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुरा दी और सब कुछ सही हो गया।